हरिओम। स्वागत है मित्रों, आप सभी का आज की इस प्रश्नोत्तरी कक्षा में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आपकी होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा 25 और 73 कोड दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पूर्व हमने वैदिक और दर्शन दोनों साहित्य को देख लिया है, दोनों की प्रश्नोत्तरी को कर लिया है, जिनका वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कल रक्षाबंधन था, इसलिए कल कक्षा नहीं हो पाई। तो आज हम पुनः अब अग्रिम स्तर पर, अग्रिम सोपान पर आ चुके हैं, जो सोपान का नाम है व्याकरण। देखिए, व्याकरण वैसे भी इस प्रकार का विषय है, पहली बात तो उसको अध्ययन करने का ही मन कम लोगों का करता है। फिर दूसरी बात होती है कि यदि किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें व्याकरण आपको पढ़ना है, तो वो और बात है। फिर तीसरा बात यह है, यदि व्याकरण से प्रश्न बनाने हों, तब तो फिर आप भी स्वयं कभी-कभी कल्पना कर सकते हैं कि कैसा होगा, कि कहाँ से व्याकरण से प्रश्न बनाए जाएं, क्या बनाए जाएं, क्या आता है परीक्षा में, क्या पूछा जाता है। फिर भी प्रयास किया गया है कि इस प्रकार के व्याकरण के प्रश्न मैं लाया हूं, जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ परीक्षा में तैयार करने के लिए आपको प्रेरित भी करेंगे। ठीक है, तो आज के इस पूरे व्याख्यान में हम व्याकरण के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, अपने मित्रों को शेयर करते हुए कक्षा को लाइक करें और कमेंट में उत्तर दे करके अपना मूल्यांकन, अपनी स्थिति को जांचें। ठीक है, चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज की इस व्याकरण की प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आशा करता हूं आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है, रुध धातो हो लंग लकार प्रथम पुरुषैक वचने रूपे भवतः। रुध धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दो रूप बनते हैं, वो दो रूप कौन से हैं आपको बताना है। ठीक है, अरुणत अरोत्स्यता, अरुंध अरोत्स्यता, या अरोत्सीत अरुंध, या अरुणत अरुंध। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है जिसमें दोनों के दोनों रूप रुध धातु लंग लकार में बनते हैं। ध्यान रखिएगा, रुध धातु उभयपदी है, आत्मनेपद में भी रूप बनेगा और परस्मयी पद में भी रूप बनेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि परस्मयी पद केवल भी होगा तो भी दो दो रूप भी बनते हैं कई जगह। जैसे भू धातु के लोट लकार में हम देखते हैं तो भवतु भी बनता है, भवतात भी बनता है। इस प्रकार से दो दो रूप भी बनते हैं। ठीक, जैसे जयतु जयतात। तो इसका यदि हम उत्तर देखेंगे तो सही उत्तर जो होगा, वो सही उत्तर होगा ये वाला, डी विकल्प। अरुणत बनेगा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन परस्मय पद में, और अरुंध बनेगा आत्मनेय पद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। बस यहाँ परस्मय पद और आत्मनेय पद की बात है, और बाकी अरुणत अरुंधाम अरुंधन, अरुंध अरुंधाम अरुंधन, बाकी द्विवचन और बहुवचन में एक ही जैसा रूप बनता है दोनों जगह है। ठीक है, ये अरोत्स्यत जो है ये लृंग लकार का है, अरोत्स्यत ये लृंग लकार का है, और अरोत्सीत जो है ये लुंग लकार का है। ठीक, तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का चौथा विकल्प हमने देख लिया है। अब व्याकरण का दूसरा प्रश्न आपके सामने है। अभिनिविशश्च इत्यस्य कार्यम भवति। अभिनिविशश्च यह सूत्र है, इस सूत्र का कुछ कार्य है, ये क्या कार्य करता है ये आपको बताना है। आधारस्य अधिकरण संज्ञाम कार्यम करोति, आधारस्य कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, या कर्म प्रवचनीय संज्ञा। क्या करता है ये सूत्र, ये आपको इन चारों विकल्पों में से चुन करके बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम साहित्य की इकाई में प्रवेश करेंगे, उसमें भी जितने कुछ भी प्रश्न बन पाएंगे मैं प्रयास करूंगा। ठीक, चलिए तो इसका सही उत्तर जो है वो
आधार की कर्म संज्ञा करता है। अभिनिवेशते सन्मार्गम, ये इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण। ठीक है, चलिए अब हम अग्रिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दूसरा ही विकल्प सही है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। दिवः कर्म च, क्या है? दिवः कर्म च इत्यत्र चकार ग्रहणेन कस्यावबोधो भवति। दिवः कर्म च, कर्म के बाद च जो ये च क्यों है? ये च क्या बोध कराता है? क्योंकि इस लोक में कुछ भी निरर्थक नहीं है, एक चकार भी लगा है तो वो भी कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका आप उत्तर बताएंगे। ये इसका बोध क्या है कि ये संप्रदान का बोध करा देता है, या आपको करण का बोध कराता है, या अपादान का, या कर्म का? ये आपको जो भी इसका उचित उत्तर लगाइए, लगता है वो आप कमेंट में लगाइए, बताइए। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है कर्म तो बोल ही दिया है सूत्र में, चौ से और एक विभक्ति का है, वो है करण। अक्षैर अक्षान व दीव्यति, जुए से खेलता है या जुए को खेलता है, तो उस प्रकार से हो जाएगा। दिवह, दिव धातु खेलने अर्थ में जो है वो। ठीक है, तो चौ का मतलब है करण संज्ञा भी होगी अक्ष में, और अक्ष में कर्म संज्ञा भी होगी, दोनों ही होंगी। ठीक है, दिव धातु के योग में, दिव धातु होने के कारण खेलने। ठीक है, तो करण संज्ञा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो तीसरे का दूसरा विकल्प ठीक है। अग्रिम प्रश्न है आपके पास, एक बार देख लेता हूं आपको पूरा दिख रहा है या नहीं। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कम करता हूं। ठीक है, अब दिख रहा होगा। क्या है? हाँ, शिव भट्ट सुतो धीमान सती देव्यास्तु गर्भजः पंक्तिरियम कम परिचाययति। ये पंक्ति किसका परिचय कर रही है? भट्टो जी दीक्षित जी का, या कौंड भट्टम का, या शाकटायन, या नागेश भट्टम का? किसको परिचित, किसका परिचय बता रही है? शिव भट्ट सुतो धीमान सती दिव्यास्तु गर्भ, यानी कि माता पिता का नाम बता दिया है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। कौन से भट्ट हैं? तीन तो भट्ट ही हैं, इसमें एक शाकटायन जी भी है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का चौथा ही विकल्प ठीक है। नागेश भट्ट जी के बारे में यह कहा गया है, परम लघु मंजूषा के लेखक। ठीक है, समझ में आ गया? चौथे का चौथा विकल्प ठीक है। पांचवा प्रश्न देखेंगे। एक दो कुछ प्रश्न आपको, तीन चार हैं शायद, एक दो हैं, बड़े भी मिलेंगे जो आपको परीक्षा की स्तर से भी अच्छे हैं। अब है काशिका वृत्ते है पूर्व पंचाध्याया केन लिखिता। काशिका के पहले के आरंभ के 5 अध्याय किसने लिखे हैं? वामन ने, या जयादित्य ने, या वामन जयादित्य दोनों ने, या कैयट ने? ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सही, जयादित्य। वामन जयादित्य दोनों ने मिलकर के इस काशिका वृत्ति की रचना की है, ऐसा इतिहास में है, ऐसा हम देखते हैं। तो प्रारंभ के 5 अध्याय जयादित्य ने लिखे हैं बताते हैं, और उसके बाद जो है वामन जी ने। ठीक है, इस प्रकार से इसका दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा इन प्रश्नों में समय नहीं लगाते हैं क्योंकि इतना कुछ नहीं है, बस समझने। नकुलस्त्वर्धमात्रकम, पाणिनीय शिक्षा को याद कर लीजिए। इत्यत्र अर्धमात्रया कस्य ग्रहणम। नकुलस्तु अर्धमात्रकम बोला है ना, अर्धमात्रा से किसका ग्रहण किया जाना चाहिए हमको, हमारे द्वारा? ह्रस्वस्य, या दीर्घस्य, या प्लुतस्य, या व्यंजनस्य? किसका होगा? शिखी रौती त्रिमात्रम तो नकुलस्त्वर्धमात्रकम, ऐसे करके जो सूक्त है। तो अर्धमात्रा का मतलब यहां पर है व्यंजन, व्यंजन का ग्रहण करना है। ठीक है, व्यंजन कहना चाह रहा है।
चाशस्तु वदते मात्राम, मात्राम भी बोला है तो वहां पर भी थोड़ा एक समझने वाली बात है, क्योंकि खाली मात्रा बोला है उन्होंने, ये नहीं बोला कि चाश नाम का जो पक्षी है वो कौन सी मात्रा बोलता है, तो मात्राम से वहां एक मात्रा लेना है, ऐसे भी प्रश्नकर्ता बना सकता है प्रश्न वहां से। ठीक है, तो चाशस्तु वदते मात्राम द्विमात्राम चैव वायशः, कौवा दो मात्रा बोलता है, चाश पक्षी जो है वो एक मात्रा बोलता है। ठीक है, शिखीरौती त्रिमात्रम तु, जो शिखी है, कोयल है, वो तीन मात्रा, और नकुलस्त्वर्ध मात्रकम, यानी कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गया, और अंतिम जो अर्ध मात्रा बोलता है नकुल, नेवला, वो कितना, वो अर्ध मात्रा बोलता है, अर्ध मात्रा को व्यंजन कहा गया है यहाँ, अर्ध मात्रा से अभिप्राय है व्यंजन। ठीक, चलिए मध्य में मिलेगा आपको, पाणिनि शिक्षा के बीच बीच का यह श्लोक है, अंतिम से थोड़ा पहले। हाँ ठीक है, तो अब सातवां है, वाक्यम व्याकरणम च कस्य अंगम भवति, वाक्य और व्याकरण किसके अंग हैं? ध्वने है वाचः भाषायाः शब्दस्य। एक बात मैं आपको बता दूं, व्याकरण के जितने भी विषय आपके लगे हैं ना, उन सब में से दो दो तीन तीन प्रश्न आपको मिलेंगे, हर विषय छुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही में से आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। इस व्याख्यान में आपको व्याकरण की यूनिट जितनी भी है सारी क्लियर हो जाएंगी, और सब में से दो या तीन प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, दो तो जरूर मिलेंगे, तीन भले ही न मिले। ठीक है, तो सबको छुआ है मैंने, आत्मने पद प्रश्न पद है, तद्धित है, कृदंत है, महाभाष्य है, वाक्यपदियम है, पाणिनि शिक्षा है, भाषा विज्ञान है, और आपके समास है, कारक है, सब में से। तो ये जो अंग है ये भाषा के हैं, कौन कौन से? वाक्यम व्याकरणम भाषायाः अंगे द्वे। ठीक, तो सातवें का तीसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास अब थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। हाँ, जो ये प्रश्न आते हैं आप देख रहे हैं, एक सिद्धि दे देते हैं रूप, उसमें सूत्र कैसे लगते हैं, किस क्रम में बैठाते हैं, वो आता है ना, तो वही है ये। लक्ष्मी छाया इत्येतस्य सिद्धौ सूत्राणाम कः क्रमः प्रवर्तते, इसकी सिद्धि में सूत्रों का क्रम कौन सा है, कैसे लगते हैं सूत्र? हरिच है पहले, फिर है पदांताद वा, फिर है झलाम जशवंते, फिर है स्तोह चुनाश्चु। ठीक, तो क्रम आपको बताना है, जैसे क्रम आप मिलाएंगे तो यहाँ ख क ग घ, क ख ग घ, ख क ग घ, घ ग, और ख ग ग घ किस क्रम में मिलेगा ये आपको बताना है। चलिए तो मिलान करते हैं, पहले पदांताद वा लगेगा, उसके बाद झलाम जशोन्ते लगेगा, उसके बाद स्तोहुश्चुनाश्चुह से श्चुत्व होगा, उसके बाद खरीच अंतिम में लगेगा। एक ध्यान रखिएगा, खरीच अंतिम में ही अधिकतर लगा करता है। ठीक है, कहीं पर नहीं भी लगता होगा, पर एक अधिकतर कह रहा हूं मैं, प्रायः, ये आप ध्यान रखिएगा ट्रिक्स के लिए, याद परीक्षा में कई बार पूछेगा। तो आठवें का डी विकल्प ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मी छाया की सिद्धि में हल संधि में मिलेगा। ठीक, चलिए अब आपको प्रश्न बताना है, यस्येति च, बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है ये, सुपरहिट हीरो जैसे होता है ना, सब उसको जानते हैं, और वो हीरो तो सबके काम नहीं आता है, पर यह सूत्र ऐसा सुपरहिट है, आपको बहुत काम आता है व्याकरण में, इसका बहुत प्रयोग मिलता है, इसलिए इसके बारे में आपको इसका ऑपरेशन करके इसको सूक्ष्मेक्षिकया दृष्टिया जानना चाहिए। ठीक है, बहुत उपयोगी है यह सूत्र अध्ययन के लिए विशेष रूप से। तो यस्यति च इति सूत्रस्य कार्यम भवति, इस सूत्र का क्या कार्य है? क्योंकि प्रश्न बना बना के मैं एक इस प्रकार से ऊब गया हूं कि प्रश्न कहां से बनाऊं अब, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी ऐसी जगह से प्रश्न निकाला जाए कि आपको कुछ उपयोगी भी लगे और व्यावहारिक जीवन में भी काम आए वो, और परीक्षा के लिए तो उपयोगी होगा ही। तो क्या इसका काम ये है क्या, यकार शकारयोः लोपः, या इकार यकारयोः लोपः, या इकाराकारयोः लोपः, या यकारस्य लोपः, क्या होगा इसका काम? चलिए मेरा इतना बोलने तक आपने उत्तर लगा दिया है, तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, इकार और अकार का लोप होता है तद्धित प्रत्यय या ईकार के परे होने पर, भौसंज्ञक, भौसंज्ञक इकार और अकार का लोप होता है। अभी केवल इतना ही बताया जाएगा, क्योंकि जब आप विशिष्ट व्याख्यान विशिष्ट इनका अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इकार अकारयोः लोपः, इकार और अकार का लोप हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर व्याख्यान रूप में आप इनके बारे में जानना चाहते हैं
सुनना चाहते हैं तो आप पूर्व वर्ष की प्रश्नोत्तरी देखिए प्लेलिस्ट में से, इसी चैनल की प्लेलिस्टों को सारी चेक करिए, आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी। कई प्रश्नोत्तरियों की प्लेलिस्टें बनी हैं जिसमें 25-30 वीडियो या और भी अधिक कम वीडियो भी होंगे। अब आपके पास प्रश्न है विश्ववाह। विश्ववाह इस शब्दस्य षष्ठैक वचने रूपम भवति। इसका षष्ठी एक वचन में क्या रूप बनता है? क्योंकि पिछली बार परीक्षा में शब्द रूप भी पूछ लिया था ना, इसलिए मैंने सोचा अब मैं भी पूछना शुरू कर देता हूं, क्योंकि पहले कभी नहीं पूछा था। धातु रूप तो पूछता था प्रायः अधिकतर, कभी नहीं भी पूछता था। तो आ सकता है विश्ववाहस्य बनेगा षष्ठी में, विश्वाह बनेगा, या विश्वह बनेगा, या विश्वौह बनेगा। तो बनेगा क्या? वो बनेगा विश्वौह। ठीक है, द्वितीया बहुवचन, पंचमी षष्ठी एक वचन में ये रूप बनेगा आपका। ठीक, चलिए, ठीक, 10वें का डी। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न क्या है। अब आपको दो विकल्प चुनने पड़ेंगे। पंचवृत्तिषु न गण्यते। पंचवृत्ति का मतलब ये योग दर्शन वाली पंचवृत्तियां नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने योग दर्शन को देखा था। ये पंचवृत्तियां हैं समास में। ठीक, इतनी आपको हिंट दे दी मैंने। तो पंचवृत्तियों में न गण्यते बोला है, द्विवचन का। कौन? दो नहीं गिने जाते हैं। ठीक, दो बताने हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे एक तो है दूसरा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। दोनों होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। पहले लिखा है कृत्य तद्धितौ, फिर लिखा है समाशयिक शेषौ, यानी कि समास और एक शेष। और तीसरे में है सनाद्यंत धातु रूपाः, और घ में लिखा है सनाद्यंत शब्द रूपाः। ठीक है, तो पंचवृत्ति के बारे में जाने। ठीक, तो आपका विकल्प आने लगा है। तो क्या है? कृत तद्धित समाशयिक शेक सनाद समाशयिक शेष सनाद्यंत धातु रूपाः। ये 5 वृत्तियां हैं। कौन सी है? कृत हो गया, तद्धित हो गया, समाशयिक शेक समाशयिक शेष हो गया, और सनाद्यंत और धातु रूप। ठीक, तो कृत्य तद्धितौ लिखा है, ये गलत हो जाएगा। कृत्य तद्धितौ नहीं है, कृत तद्धित है। कृत्य प्रत्यय नहीं है, कृत प्रत्यय है जो वहां पर बढ़ाया गया। और समास और एक शेष है, ये मैंने आपको बोल दिया है। और समास और एक शेष एक अलग अलग होगा, समास अलग होगा, एक शेष अलग होगा। और सनाद्यंत धातु रूपाः होगा, बिल्कुल होगा। और सनाद्यंत शब्द रूपाः नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार से क और घ विकल्प नहीं है। क और घ विकल्प हमारा तीसरा वाला है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम 12वें प्रश्न की ओर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रश्न का अब उत्तर बता दिया है तो अब जल्दी से आगे बढ़े, मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लगता है ऐसा ना, इसलिए मैं आगे बढ़ भी रहा हूं। द्विपात इत्यत्र कह समासोस्ति, यहाँ कौन सा समास है? द्विगुः, द्वंद्वः, बहुव्रीहि। पर जब तक पता नहीं चल रहा होगा तब तक सोच रहे होंगे कि रुक जाते तो और अच्छा रहता, मैं सही उत्तर इसका बता देता। ठीक, तो तत्पुरुषः बहुव्रीहि, द्वंद्वः द्विगुः, नीचे से भी ऊपर को मैंने विकल्प पढ़ दिए। ठीक, तो द्विपात में कौन सा है? द्विपात में है बहुव्रीहि। द्विपात, सुपात, त्रिपात ऐसे बनेंगे। गौ पादौ अस्य, वो होगा द्विपात। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर 12वीं का तीसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। कहीं आप ऐसा सोचेंगे करके कि दो लगा है तो इसमें द्विगु होगा, संख्या पूर्व द्विगु, इसलिए मैंने पहले द्विगु को विकल्प में रखा है। परीक्षाकार भी ऐसा ही करते हैं। नहीं, अब 13वां प्रश्न है आपके पास। दौलेयः इत्यत्र और नैधेयः इत्यत्र, दोनों जगहों पर ढक प्रत्ययो भवति। ढक प्रत्यय होता है, ये तो आपको पता चल ही गया, एक बात तो आपको मिल गई ज्ञान की आज के लिए, आज 20 तारीख में। तो किससे होता है ये भी तो आपको बताना है। इतश्चानीय व्यचः इत्यनेन, या दौलादिभ्यो ढक इत्यनेन, या ढक च मंडूकात इत्यनेन, किससे यहां पर ढक प्रत्यय होगा? ढक होगा, ये निश्चित हो गया है। इसका सही उत्तर है ए, इतश्चानीय। इदंत इकारांत यदि होगा तो, क्योंकि निधि दौली ऐसे करके बनेगा, दौली बनता है या कुछ और बनता है, निधि बनेगा, इतना निश्चित है। तो इकारांत होगा तो ढक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गौषधकः इत्यत्र कः प्रत्ययः।
गोशदक, हाँ क्षम्यताम, गोशदक, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? कन प्रत्यय है, णुल प्रत्यय है, या उक प्रत्यय है, या वुन प्रत्यय है? बताइए कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर? ठीक, छोटा सा है, तो इसका सही उत्तर है वुन। गोशदादिभ्यो, गोशदादिभ्यो, ठीक है, वुन प्रत्यय है यहाँ पर, तो डी विकल्प ठीक होगा 14वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्रम फिर से मिलान करना है, क्योंकि क्रम तो मिलाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि क्रम इतना जरूरी हो गया था। हर चीज का इतने क्रम वर्तमान में नेट की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, अब अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने, इसलिए संस्कृत परीक्षा ब्रह्मास्त्रम जो प्रयास इसलिए बनाया, क्योंकि वो हमेशा हर जगह काम आएगा आपका, क्योंकि क्रम अब हर जगह ही पूछ रहा है। तो इसमें आपको क्या क्रम बताना है भैया? जो गण है 10, उनका क्रम किस प्रकार से है ये आपको बताना है। भ्वादि गण है ना जो, वो आपको बताना है। जुहोत्यादि ही, दिवादि ही, एक श्लोक भी है इसमें, शायद किसी विद्वान ने बनाया है, वो आप याद कर लीजिएगा, कहीं से मिल जाएगा आपको। तुदादि, तनादि, रुदादि क्या है बताइए? मैं पूरे ही आपको पढ़ के बताता हूं। भुआदि, दिवादि, जुहुत्यादि, दिवादि, स्वादि, स्वादि, रुदादि, तुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। इसके बाद दो और हैं, क्रियादि और चुरादि, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर शायद रुदादि या तुदादि या दिवादि या रुदादि, इनके बीच में स्वादि प्रकरण भी है। तो इस प्रकार से इसका विकल्प 30, क्षम्यताम, दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा, इनके बीच में होगा ना, ठीक है। इससे पहले दो हैं, वादी और अदादी, और इसके बाद दो हैं, क्रियादि और चुरादि। इस प्रकार से इसका कौन सा विकल्प ठीक होगा? हमारा दूसरा वाला, 15 नंबर प्रश्न का। ठीक, बाकी आप मिलान करके सबको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। पिछली बार पूछा गया था, पर दूसरे तरीके से पूछा था, धातु दे दी थी और अंदर वो चले गए थे। अच्छा, एक मिनट, प्रश्न को थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा पूरा। हाँ, तत्प्रयोजको हेतुश्च इत्यत्र तत्शब्दः कस्य प्रयोजकतां बोधयति? तत्शब्द है ना, तत्प्रयोजकों में पहले तत्प्रयोजक जो शब्द है, उसमें पहले तत्शब्द है, वो किसका बोध करा रहा है? कस्य प्रयोजकताम बोधयति? क्रियायाः, करणस्य, कर्तुः, हेतोः, तो क्या होगा? चलिए, तो तत् का मतलब है वो कर्तु का, क्योंकि इससे पहले सूत्र आया था स्वतंत्र कर्ता, तो कर्ता तत्, फिर उसके बाद आया तत्प्रयोजको हेतु। ठीक, तो ये णिजंत प्रत्यय, णिजंत प्रत्यांत प्रकरण के अंतर्गत जो प्रकरण है, उसका दूसरा सूत्र है ये कर्तु। कर्तु और करण संज्ञा उसकी होती है, प्रयोजक की। ठीक, कराने वाला है ना, वो शायद करण ही होती है, कर्ता संकर्ती संज्ञा अवश्य होती है प्रयोजक की। ठीक, एक मिनट। हाँ, क्षम्यताम, हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा होती है उसकी, कर्ता संज्ञा होती है, क्योंकि वो कारण भी बनता है किसी कार्य को कराने में, और कर्ता भी बनता है। ठीक, कारयति इत्यादि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत् का, यहाँ पर बोध हो रहा है कर्तु का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न है, वरीवृत्यते, जो वरीवृत्यते है, ये कस्य सूत्रस्य उदाहरणम, ये कौन से सूत्र का उदाहरण है? ऋग्री दुपधस्य यस्य हलः दीर्घो कितः गुणो यंग लुको हो। ठीक, बाकी आप व्याकरण जितना भी पढ़ रहे होंगे ठीक है, पर इस प्रश्नोत्तरी को अवश्य देख लीजिएगा अच्छे से पूरी। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है, उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी पिन कर दिया किया है, आप देख सकते हैं।
तो इसका सही उत्तर है ये ऋग री द्विपदस्य, इस सूत्र का ये उदाहरण है। ठीक है, ऋग आगम हो जाता है यहां पर। इस प्रकार से 17वें प्रश्न का पहला विकल्प ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयम इत्यत्र कह प्रत्ययो विद्यते। जो संयम है यहां पर कौन सा प्रत्यय है भैया? ण्यत है, क्यप है, ह्यत है या यत है? तो कौन से में संयम आपको बताना है, क्योंकि कृदंत और प्रत्यय भी लगे हैं ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यत प्रत्यय है। संयम में कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय। 18वें का डी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, कुत्र क्यप प्रत्ययो नास्ति। अब आपको बताना है इन चारों में क्यप प्रत्यय किसमें नहीं है। मृज्यः, प्राप्यम या वृश्यम या प्रगृह्यम, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें क्यप प्रत्यय नहीं है? तो यहां पर दूसरे विकल्प में प्राप्यम नामक जो ये शब्द है इसमें नहीं है क्यप प्रत्यय, बाकी सब में क्यप प्रत्यय बना हुआ लगा हुआ है। इस प्रकार से इसका दूसरा विकल्प ठीक हो गया। 20 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितेषु, ये भी अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। अधोलिखितेषु स्त्री प्रत्यय प्रकरणीयम सूत्रम अस्ति। स्त्री प्रत्यय प्रकरणीयम का मतलब स्त्री प्रत्यय प्रकरण में पढ़ा गया, लिखा गया, वर्णित सूत्र है। कौन सा है आपको बताना है। वा स्वरूपो स्त्रियाम, द्विगोः स्त्रियाम च पुमः संज्ञायाम। इसमें आपका दिमाग घूमेगा थोड़ा सा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, चलिए घुमाइए और फिर विकल्प भी घुमा करके लगाइए कौन सा है। इसका सही उत्तर जो है वो द्विगोह है। द्विगोह नीश प्रत्यय होता है ना, जहां से त्रिलोकी इत्यादि, त्र्यनिका सेना इत्यादि, वो तो खैर टाप से बन जाएगा, पर त्रिलोकी बनेगा जहां पर द्विगोह, द्विगु समास से बना हुआ यदि अकारांत शब्द होगा तो उससे क्या हो जाएगा, नीश प्रत्यय हो जाएगा, पर द्विगु समास उसमें हुआ होना चाहिए, तो त्रिलोकी बनेगा। तो इसलिए ये इस स्त्री प्रत्यय का सूत्र है। बाकी ये पहले वाला तो आपका कृदंत प्रकरण का है। ठीक, बाकी ये शायद अजंत स्त्रीलिंग का है ये वाला। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम। 20 प्रश्न हो गए हैं, क्योंकि अधिकतर प्रश्न इस प्रकार का आता है, विकल्प वो सही होता है जिस पर हमारा विश्वास कम होता है। ये भी चीजें आपको देखनी है परीक्षा में। अब प्रश्न है पालकांता न, ये इति वार्तिकस्य कार्यम अस्ति। ये वार्तिक है, इसका कार्य क्या है। टाप निषेधः, नीप निषेधः या चाप निषेधः या नीश निषेधः। पालकांता न, तो क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीश का निषेध कर देता है ये। फिर अगर ये नीश का जब निषेध करेगा तो फिर टाप प्रत्यय होने लग जाएगा, अश्वपालिका गोपालिका इत्यादि बनने लग जाएंगे। ठीक, ये ययोश्च शायद सूत्र है, या उसके बाद जो वो नीश कर रहा था उसका ये निषेध कर देता है, ये वार्तिक। ठीक, तो इसलिए इसका डी विकल्प ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है परस्मय पद विधायकम सूत्रम चिनुत। इनमें से परस्मय पद विधायक सूत्र कौन सा है। ठीक है, वीडियो लगभग बड़ी हो ही गई है, 29 मिनट। चलिए, तो निगरण चलनार्थेभ्यश्च, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर लगाइए। क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च भुजो न वने वृत्तिसर्गतायनेषु वृत्तिसर्गतानेषु क्रमः। तो परस्मय पद विधायक सूत्र इनमें से ये पहले वाला है, निगारयति चालयति। ठीक है, तो निगरण चलनार्थेभ्यश्च 22 नंबर का पहला विकल्प ठीक हो जाएगा। अब आपको बताना है, हाँ,
सूत्र है एक, विभाषा विप्रलापे सूत्रेण अनेन, इस सूत्र से किम कार्यम भवति, इस सूत्र से क्या कार्य होता है। आत्मनेपद, वैकल्पिक आत्मनेपदम, या परस्मय पदम, या वैकल्पिक परस्मय पदम। चलिए बस 2-3 प्रश्न और हैं। तो ये जो है वैकल्पिक परस्मय पद करने वाला सूत्र है। ठीक, विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति ऐसे बनता है। और पहले ये परस्मय आत्मनेय पद में ही पढ़ा गया है, पर आत्मनेय पद तो करेगा ही और विकल्प से परस्मय पद करेगा, इसलिए वैकल्पिक परस्मय पद सूत्र कह सकते हैं। इसलिए इसका डी विकल्प ठीक हो जाएगा। हर जगह से आपको एक प्रश्न मिलेगा। 24वां है, महाभाष्यानुसारम बृहस्पति ही कस्मै शब्द पारायणम प्रोवाच, पाणिनये मनवे, मनु मनु मनव मनवे ये चतुर्थी, ठीक, और इंद्राय और अग्नये, किसके लिए। महाभाष्य में ये पंक्ति मिल जाएगी आपको, क्योंकि पंक्तियों से ही प्रश्न आता भी है। तो बृहस्पति ही दिव्यम वर्ष सहस्त्रम इंद्राय शब्द पारायणम प्रोवाच, इंद्र के लिए व्याकरण शास्त्र का ज्ञान दिया बृहस्पति ने सबसे पहले, तो इसलिए इसका तीसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही गूढ़, बहुत ही आनंददायक यह ग्रंथ है महाभाष्य। यदि कोई अच्छा पढ़ाने वाला हो और एक श्रद्धावान कोई पढ़ने वाला हो तो जल्दीबाजी में इस ग्रंथ को नहीं पढ़ा जा सकता है, बहुत समय और बहुत बुद्धि की आवश्यकता है। 25वां है, वृत्ति समवायार्थ उपदेश, समवायार्थ होगा, ठीक है, उस संधि नियम के अनुसार। इत्यत्र वृत्ति समवायार्थम कह तर्कः न प्रतिपादितः। ये 4 विकल्प हैं। हाँ, आप कहीं ये पांचवें को विकल्प न समझिएगा, ऊपर की लाइन को पूरा कर रहा है। तो इत्यत्र वृत्ति समवायार्थम कह तर्कः न प्रतिपादितः, वृत्ति समवाय के लिए ये जो शब्द है, इस शब्द के लिए कौन सा तर्क नहीं आया है महाभाष्य में। वृत्तये समवायः वा, वृत्त्यर्थो वा समवायः वा, वृत्तेः समवायः वा, वृत्ति प्रयोजनो वा। तो इसका क्या होगा सही उत्तर। ये मैंने इसलिए चारों को एक साथ अंडरलाइन कर दिया, कहीं आप ऊपर वाले को ना समझें, ठीक, सरलता के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृत्तेः समवायः नहीं होगा, बाकी सब है, ठीक, वृत्तेः समवायः नहीं होगा। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे वाला, 25 नंबर का तीसरा विकल्प ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न हम देखते हैं अब। मुझे लगता है इसके बाद एक और है। वितर्कितः पुरा बुद्ध्या क्वचिदर्थे निवेशितः करणेभ्यो विवृत्तेन ध्वनिना सोऽनुगृह्यते, इत्यत्र कोऽनुगृह्यते, अर्थात इत्यत्र कः अनुगृह्यते, स्फोटः शब्दः अर्थः अथवा व्यंग्यः। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक, ये है आपका प्रश्न वाक्यपदीयम। इसका सही उत्तर है ध्वनिना शब्दः अनुगृह्यते, शब्दः। अच्छा, क्षम्यताम, मैं बोल शब्द रहा हूं और क्षम्यताम टिक लगा रहा हूं अर्थ पर, ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए कक्षा से जुड़ना जरूरी है। शब्द इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न को देखने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन है, आप अपने मित्रों को अवश्य सूचित कर दीजिए, ताकि सबको यह सूचना मिले और सबको यह लाभ मिल पाए परीक्षा से पहले, ठीक। और लाइक भी यदि आप करते हैं ना, तब भी लोगों तक वीडियो पहुंच जाता है। यदि आपके कोई ग्रुप नहीं है, आपके परिचित नहीं है, या आप अपने परिचयों को बताना नहीं चाहते हैं कि प्रश्नोत्तरी देखिए, तो आप लाइक तो कर ही दीजिए कम से कम, ठीक। चलिए, तो ठीक, क्या प्रश्न है। वाक्य, हाँ अंतिम है ना, हाँ ठीक, अंतिम प्रश्न है। वाक्यपदीयानुसारम ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम च कस्य इदम शक्तिद्वयम्। ये शक्तियां दो हैं, जो ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व है, किसकी हैं ये बताइए। शब्द ब्रह्मणः, व्याकरणस्य स्फोटस्य वा
तेजसः। चलिए, ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति क्या होगा? जिसको श्लोक याद आ रहा होगा उसने उसको आ रहा होगा, उसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शब्द बोल क्यों नहीं रहा हूं। तो द्वे शक्ति तेजसो यथा, ठीक इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा वाला 27 नंबर भी वाले प्रश्न का अंतिम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने व्याकरण की यूनिट के लिए हर यूनिट से, हर प्रकरण से दो दो प्रश्नों को, तीन तीन प्रश्नों को देख लिया है। तो मुझे लगता है कि व्याकरण के लिए इतना उपयोगी काफी रहेगा। आप लोग अच्छी प्रकार से एक नहीं तो दो बार वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपका फिर से अभ्यास हो जाए, कोई नया प्रश्न दिखेगा और इनसे प्रेरित होकर के इनसे संबंधित चीजें आप और भी ग्रंथों में देखिए, ताकि आपकी परीक्षा में काम आए, आपको लाभ मिले और निश्चित सफलता मिले। अब हम अग्रिम कक्षा में साहित्य में आपसे मिलते हैं। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। नमो नमः।